पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि तीनों अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं को कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारे पास उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या है? उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संभावित संयोगों को प्रकट करता है जिसका उत्पादन दिए गए संसाधनों और दिए गए तकनीक से किया जा सकता है। तो इसमें संभावना है। ठीक है, उत्पादन संभावना क्या दर्शाता है? उत्पादन की संभावना को दर्शाता है। ठीक है, कि हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास संसाधन दे रखे हो, यानी हमें पता हो कि संसाधन कितना है तथा हम किस तकनीक से, ठीक है, किस तकनीक से उत्पादन कर रहे हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संभावित संयोगों को प्रकट करता है जिसका उत्पादन दिए गए संसाधनों और दिए गए तकनीक से किया जा सकता है। ठीक है, ओके। उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, यानी ये किन मान्यताओं पर हम उत्पादन संभावना वक्र को बना सकते हैं। ठीक है, ये नियम, यानी जो उत्पादन संभावना वक्र जब हम बनाते हैं तो ये जो नियम है कैसे काम करता है, किन मान्यताओं पर काम करता है, ऐसी क्या स्थितियां रहेंगी तभी ये बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगी। तो पहला है संसाधन दिए गए हैं, मतलब जो भी हम उत्पादन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास संसाधन कितना है। ठीक है, संसाधन की मात्रा पता होनी चाहिए, इसलिए कहा कि संसाधन दिए गए हैं। संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारे पास संसाधन है, उदाहरण के लिए अगर हम माने कि हमारे पास कोई खेत है, ठीक है, खेत में एक संसाधन है, उत्पादन किया जा सकता है उसमें, तो हमने उस खेत पर क्या किया है, पूरे में मतलब उस पूरे खेत पर हमने फसल उगाई, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संसाधन का पूर्ण प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर हम आधे अधूरे खेत में उत्पादन करें तो हम कह सकते थे यहाँ पे कि संसाधन का पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा है। कुशलता का मतलब है कि हमारी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करके, ठीक है, कुशलता का प्रयोग है कि हमारी जो भी पूर्ण क्षमता है उसका प्रयोग करें, जो भी कहते हैं ना पूरे लगन से काम करना। ठीक है, जो भी हमारे पास संसाधन का सबसे अच्छे से अच्छा तरीके से हम उसका इस्तेमाल करें उत्पादन को करने के लिए। तीसरा है उत्पादन की तकनीक स्थिर है, यानी जिस तकनीक से भी हम उत्पादन कर रहे हैं, हमने पढ़ा पीछे कि पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन करें या श्रम प्रधान तकनीक से। इसी तरीके में अगर तकनीक में इन दोनों में से कोई भी तकनीक हो, अब जैसे कि हम क्या उदाहरण के लिए हमने माना कि हम खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी तकनीक कैसी है, पुरानी है, जैसे कि हमने बैलों की मदद से हम खेत को क्या करते हैं, तैयार करते हैं फसल के लिए। ठीक है, तो ये एक तकनीक है। ठीक है, लेकिन उसकी जगह हम ट्रैक्टर से करें तो ये चेंज है पहले से, है ना, ये आधुनिक तकनीक है। तो इसलिए कहा कि तकनीक स्थिर होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए जो भी तकनीक हम यूज करें वो फिक्स हो, ऐसा ना को बदलती रहनी चाहिए कि अभी हम, और जैसे कि नीचे यहाँ पे ये उत्पादन संभावना है, ठीक है, ए बी सी की हम उन दो वस्तुओं की विभिन्न मात्रा को कैसे उत्पादित कर सकते दिए गए संसाधन के तौर पे। अब इसका हम एग्जाम्पल की तरह समझ, देखिए, यदि हम सभी संसाधनों का प्रयोग करके सेबों, ठीक है, सेबों का उत्पादन करते हैं तो 10 लाख टन सेबों का उत्पादन कर सकते हैं। और यदि हम सभी संसाधनों का प्रयोग करके गेहूं का उत्पादन करते हैं तो कितना करेंगे, 4 लाख टन मैक्सिमम जो हो सकता है हम गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास कोई खेत है जिसमें अगर हम सेब का उत्पादन करें तो मान के चलते कि हम 10 सेब उत्पादित कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अगर सेब की जगह अगर हम उसमें गेहूं का उत्पादन करें तो हम केवल 4 किलो गेहूं ही उत्पादित कर सकते हैं, ऐसा मान के चलता है मैक्सिमम। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब संभावनाएं बनानी पड़ेंगी कि अगर हमने आधे आधे खेत में अगर ऐसा करा तो हमें ये उत्पादकताएं प्राप्त हो सकती है। अब जैसे कि मैंने क्या करा कि हमने पूरे खेत पे सेबों का उत्पादन कर लिया। ठीक है, सभी संसाधनों का प्रयोग हमने सेबों के उत्पादन में कर लिया, तो सेब की मात्रा 10 जो अधिकतम हो सकती थी वो हो गया, और गेहूं 0 क्योंकि सारे संसाधन हमने सेब में लगा दिए। इसी तरह अब क्या किया हमने, अब की बार हमने गेहूं को 1 किलो मतलब 1 लाख टन हमने उत्पादन बढ़ा दिया है। ठीक है, तो सेबों की उत्पादकता में हमें कमी करनी पड़ेगी क्योंकि जो भी भूमि थी, जो भी संसाधन थे, हमने कुछ सेबों के उत्पादन से गेहूं के उत्पादन में लगा दिया है ना। उसी तरह हम जैसे जैसे ऊपर कम करते जा रहे हैं वैसे नीचे बढ़ाते हुए जा रहे हैं मात्राओं को। यहाँ पर हमने देखा कि हमने जब पूरे संसाधन यानी अपनी पूरी भूमि यानी जमीन को हमने गेहूं के उत्पादन में लगा दिया है तो हमें 4 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ, जबकि 0 हो गया है सेबों का उत्पादन। ठीक है,
ये है कि ये दो यानी उत्पादन संभावना क्या दर्शाता है, उत्पादन संभावना दो वस्तुओं के, यहाँ पे हमारे पास है ना सेब और गेहूं, ऐसी और भी कोई दो वस्तु हो सकती है, तो दो वस्तुओं को ऐसे विभिन्न संभावित संयोगों को प्रकट करता है। ये भी है ना विभिन्न संयोग, 1 2 3 4 5, ये 5 संयोग है यहाँ पे, ठीक है। तो विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है कि दिए गए संसाधन और तकनीक द्वारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो समझ में आया उत्पादन संभावना क्या है? चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को हम, ये क्या है, उत्पादन संभावना अनुसूची, ठीक है। ये तालिका है ना, इस तालिका को कहते हैं उत्पादन संभावना अनुसूची, अनुसूची, ठीक है। उत्पादन संभावना अनुसूची, यानी जो तालिका के फॉर्म में संभावना को दर्शाए वो क्या है, उत्पादन संभावना अनुसूची। लेकिन अगर इसी तालिका का अगर हमने चित्रीय प्रस्तुतिकरण कर दिया जैसे कि ये, ठीक है, तो ये बन जाएगा उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। यहाँ पे हमने सेबों को दिखाया है और इस वाले एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे हमने गेहूं को दिखाया है, और ये वही पॉइंट है जो ए बी सी। तो अगला अपना टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता, ठीक है। तो पहली विशेषता है ये बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट, ठीक है, लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाला होता है, ठीक है, बाएं से दाएं नीचे की ओर जाता हुआ, ठीक है, दिख रहा है हमें, हाँ। तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों होता है? तो नीचे की ओर ढलान का अर्थ है कि एक वस्तु के उत्पादन में तभी वृद्धि की जा सकती है जब दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी की जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संसाधन सीमित है और संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग है। यानी इसमें मैंने दर्शाया है कि अगर हम x वस्तु की मात्रा में तभी वृद्धि कर सकते हैं जब हमें y वस्तु की मात्रा में कमी करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक वस्तु के उत्पादन को तभी बढ़ाया जा सकता है जब दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी की जाए, क्योंकि हमारे पास जो भी संसाधन में सीमित होते हैं उसका इस्तेमाल या तो हम x वस्तु के उत्पादन में करें या फिर y वस्तु के उत्पादन में, दोनों का तो नहीं कर सकते पूरी मात्रा में। अगर किसी भी वस्तु की मात्रा को बढ़ाना है, उसके उत्पादन को बढ़ाना है, तो उसमें हमें अधिक संसाधन लगाने होंगे, है ना। आज हम एक में अधिक संसाधन लगाएंगे तो दूसरे में संसाधनों की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका उत्पादन भी कम हो जाएगा, है ना। यही है, ठीक है। तो पहली विशेषता है ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाला होता है। दूसरी विशेषता है ये मूल बिंदु के नतोदर या उन्मुख होता है। इसका क्या मतलब है? नतोदर या उन्मुख का मतलब है कि ऐसा, ठीक है, ऐसा इस तरीके से ये मूल बिंदु है और इसे दूर जाता हुआ दिख रहा है, देख रहे हो, ऐसे बाहर की ओर निकलता हुआ इसका पेट है ना, ये बाहर की ओर जाता हुआ दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं ये नतोदर या उन्मुख, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है? इसका अर्थ है कि हम जैसे जैसे पीपीसी यानी उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, पीपीसी पर आगे की ओर चलते हैं तो पीपीसी का ढलान बढ़ता जाता है, पीपीसी का ढलान बढ़ता जाता है, जैसे कहा कि आगे की ओर, यानी इससे हम आगे जाएंगे, देख रहे हैं ढलान तेजी से हम नीचे गिर सकते हैं, यहाँ से ढलान बढ़ रहा है, ठीक है। तो पीपीसी पर आगे की ओर चलते हैं तो पीपीसी का ढलान बढ़ता जाता है। पीपीसी का ढलान इसलिए बढ़ता है क्योंकि संसाधनों को जैसे जैसे एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में स्थानांतरित किया जाता है, यानी एक वस्तु के उत्पादन से दूसरे वस्तु के उत्पादन में किया जाएगा संसाधनों को शिफ्ट, तो क्या होगा, तो इससे सीमांत अवसर लागत बढ़ने लगती है। अपने पास एक टॉपिक आने वाला है अवसर लागत, ठीक है, उसके अंदर सीमांत अवसर लागत जो है इसको प्रभावित करता है, किसको, उत्पादन संभावना वक्र को, ठीक है। तो इसमें क्या हो कि हमारे पास जो सीमांत अवसर लागत है बढ़ने लगता है कि जब हम संसाधनों को एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में स्थानांतरित करते हैं, अर्थात पीपीसी का ढलान सीमांत अवसर लागत को दर्शाता है। यानी कि हमारा जो पीपीसी होता है उसका ढलान क्या दर्शाता है, सीमांत अवसर लागत को। अगर सीमांत अवसर लागत बढ़ या घट रहा है अलग अलग दरों से, तो उस हिसाब से हमारे पीपीसी का जो वक्र का ढलान है वो भी चेंज होता रहेगा। लेकिन अगर ये, इसमें मैंने कहा कि यदि सीमांत अवसर लागत स्थिर है यानी कि एक फिक्स वैल्यू है कोई, तो पीपीसी का ढलान एक सीधी रेखा होगी। तो अभी जैसे हमारे पीपीसी ऐसे है ना, ऐसे गोल से ऐसे आ रहा है ना, थोड़ा टेढ़ा सा होके आ रहा है, लेकिन अगर ये पीपीसी स्थिर होता, सीमांत अवसर लागत स्थिर होता, एक फिक्स वैल्यू होती, तो बिल्कुल एक सीधी लाइन ऐसे बन के आती, ठीक है, नीचे से ऊपर आती हुई सीधी लाइन। चलो आगे देखते हैं। ये है अपने पास अवसर लागत, ठीक है, ये है अवसर लागत। अभी अवसर लागत हमने पढ़ा ना पीछे की सीमांत अवसर लागत, तो पहले अवसर लागत को क्लियर करते हैं कि अवसर लागत होता क्या है।
अवसर लागत से अभिप्राय उस हानि से है। तो अवसर लागत क्या दर्शाता है? हानि को दर्शाता है। जब संसाधनों को प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि जब हम किसी एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमें दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना पड़ता है। तो हम जितना मात्रा कम करेंगे वो क्या होगी? अवसर लागत होगी। ठीक है, उदाहरण में समझते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम x वस्तु के उत्पादन को 10 इकाई से 15 इकाई करना चाहते हैं तो हमें y वस्तु के उत्पादन में 20 इकाई से 10 इकाई उत्पादन को कम करना होगा। ठीक है, यानी एक वस्तु की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं, यानी x वस्तु है उसकी मात्रा को हम 10 से 15 कर रहे हैं, तो हमें y वस्तु की मात्रा में 20 से 10 यानी कि कमी करनी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ 15 माइनस 10 5x वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत, 20 माइनस 10 10y वस्तु है, अर्थात हमें 5x वस्तु पाने के लिए 10y वस्तुओं का त्याग करना होगा। ठीक है, समझ में आ गए? यानी जितनी वस्तुएं हम उत्पादित कर रहे हैं और उसको उत्पादित करने के लिए दूसरी वस्तु की हमने जितनी मात्रा को त्याग किया है वो क्या है? उसकी अवसर लागत। अब यहाँ पे इसकी अवधारणाएं हैं, इसमें इसके प्रकार है, क्या है? 2 है, कुल अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत। सीमांत अवसर लागत किसको दर्शाती है? पीपीसी के ढलान को, हमने पीछे पढ़ा था ना, ये वही सीमांत अवसर लागत है। पहले कुल अवसर लागत को समझते हैं। कुल अवसर लागत यह कुल हानि को दर्शाता है जब संसाधनों को प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित किया जाता है। तो कुल अवसर लागत क्या है? यह कुल हानि को दर्शाता है। ठीक है, कुल हानि को दर्शाता है जब संसाधनों को प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित किया जाता है। उपरोक्त उदाहरण में कुल अवसर लागत 10y वस्तु है, यानी कि हमें कुल कितनी हानि हो रही थी ऊपर वाले एग्जाम्पल में? तो 10y वस्तुओं की। ठीक है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे हम 20 में से 10 को घटा के देखा तो 10y वस्तु का हमें नुकसान और था, 10y वस्तु का हम कम उत्पादन अब करने लगे थे इसलिए। ठीक है, सीमांत अवसर लागत क्या है? सीमांत अवसर लागत यह प्रति इकाई होने वाली हानि को दर्शाता है, यानी कि एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी वस्तुओं का त्याग करना पड़ा है। ठीक है, यानी एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रति इकाई, ठीक है, एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें कितनी दूसरी वस्तुओं का त्याग करना पड़ा है, ये क्या बताता है? सीमांत अवसर लागत। तो ये प्रति इकाई होने वाली हानि को दर्शाता है, अर्थात हमें एक और वस्तु के उत्पादन से कितना हानि होता है ये सीमांत अवसर लागत बताता है। इसे हम कुल हानि को कुल प्राप्तियों लाभ से भाग देकर प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? कि हमें जितनी भी हानि हुई है, कुल जितनी भी हानि हुई है उसको हमें जितना भी हमने प्राप्त किया है उससे भाग देकर निकाल सकते हैं। उपरोक्त उदाहरण में, यानी ऊपर जो हमने उदाहरण लिया था, एग्जाम्पल लिया, तो उसमें हमने देखा कि सीमांत अवसर लागत क्या होगा? तो कुल हानि बटे कुल लाभ। तो हमें कुल हानि कितनी हो रही थी? 10x वस्तुओं की हो रही थी। ठीक है, 10x वस्तु 10 बटे 5 और 5 हमें प्राप्त हो रहे थे। हमने 5x वस्तुओं को प्राप्त किया और 10y वस्तुओं का त्याग किया था, है ना? यहाँ पर ये देखो कि पहले 15 उत्पादित कर रहे थे x वस्तु, और सॉरी हाँ, मतलब पहले कह रहा हूँ कि यहाँ पर इधर देखते ये देखो 10 इकाई x वस्तु थी पहले, फिर हमने 15 कर लिया, मतलब हमने 5 से बढ़ाया तो हमें 5 मिली। ठीक है, ये 5 नीचे जो प्राप्त हुआ, और यहाँ पे हम 20 y वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे और अब 10 करने लगे, मतलब 20 से 10 हो गया, तो मतलब 10 में कमी आई है, 10 नुकसान हुआ है हमें, तो ये है यहाँ पर 10। तो जितनी हमें हानि हुई और जितने हमें मिला उसको हमने भाग किया तो पता तो 2 आया। तो इसका मतलब है कि एक x वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत कितनी है? सीमांत अवसर लागत 2 y वस्तु। ठीक है, इसका अर्थ है कि हमें एक अतिरिक्त उत्पादन के लिए 2 वस्तुओं की हानि होती है। तो ठीक है, सीमांत अवसर लागत क्या दर्शाता है? एक वस्तु के बदले हमें कितनी हानि हो रही है इसको दर्शाता है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा उन अवसर लागत को समझाने के लिए मैंने पीपीसी बनाया कि पहले हम क्या कर रहे थे, हमने जैसे कि ये x वस्तु है, हमने x वस्तु की मात्रा को 10 से 15 किया। ठीक है, बढ़ाया तो हमें क्या करना पड़ा? y वस्तु की मात्रा में 20 से 10 हमें कमी करनी पड़ी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है हमारे पास कि सीमांत अवसर लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति क्यों होती है, यानी सीमांत अवसर लागत क्यों बढ़ता रहता है जब हम संसाधनों को लगातार प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित करते हैं, यानी कि जब हम
जब हम संसाधनों को लगातार एक वस्तु के उत्पादन से दूसरे वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करते जाएंगे तो वो क्यों बढ़ता जाता है, ठीक है। उदाहरण से उसको समझेंगे, ठीक है। तो कोई देश है, एक देश की संपूर्ण भूमि पर नारियल की खेती की जाती है, ठीक है। कोई देश है जो पूरे जमीन पर यानी पूरे देश में क्या करता है, नारियल की खेती करता है। क्योंकि यहाँ भूमि नारियल की खेती के लिए अधिक उपजाऊ है, क्योंकि वो जो उनकी भूमि है वो यानी वो देश क्या है, नारियल के उत्पादन के लिए अच्छा है, ठीक है। उनकी भूमि कैसी है, नारियल के लिए अच्छा है, अधिक उपजाऊ है। तथा देश अन्य मुख्य खाद्य पदार्थ जैसे चावल के लिए आयातों पर निर्भर है और अपनी दूसरी वस्तुएं वो आयात करके मंगवाता है, जैसे कि चावल, ठीक है। चावल क्या करता है, दूसरे देशों से आयात करके मंगवाता है, आयात मतलब दूसरे देशों से मंगवाता है, खरीदता है। कुछ समय बाद किसी कारणवश, ठीक है, देश को चावल भी उगाना पड़ जाता है। यानी कि पहले वो चावल जो है दूसरे देशों से आयात करते थे, फिर क्या हुआ, किसी कारणवश अब वो चावल भी खुद ही उगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जिसके लिए वे उस भूमि का चयन करते हैं जो नारियल के लिए कम उपजाऊ है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, ताकि हमें कम नारियलों का नुकसान हो, मतलब क्योंकि हमारे जो देश है इस उदाहरण में जो क्या है वो नारियल के लिए अधिक उपजाऊ भूमि, ठीक है। अधिक यानी पूरा नारियल पे उनका चल रहा था, उत्पादन करते हुए। तो हुआ यूं कि अब उनको चावल भी उगाना है, तो वो चाहेंगे ना कि जो सबसे कम उपजाऊ नारियल की भूमि है उसको चावल में शिफ्ट किया जाए, ताकि नारियलों के उत्पादन में कम से कम कमी आए, ठीक है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, 10 हेक्टेयर भूमि को नारियल की खेती से हटाकर चावल की खेती में लगाया, ठीक है। 10 हेक्टेयर भूमि को नारियल की खेती से हटाकर चावल की खेती में लगाया, जिससे उनको 20 टन क्या हुआ, जिसपे नारियल उगाए जाते थे पहले। तो मतलब यहाँ पे जो चावल को उगाने की अवसर लागत कितनी है, पहले 20 लाख टन है, ठीक है, यानी 20 टन है। अगली बार क्या हुआ कि उनको अब और अधिक मात्रा में क्या है, चावलों का उत्पादन करना है। तो उन्होंने क्या किया, 10 और अधिक खेतों का नारियल की 10 अधिक नारियल के खेतों को क्या किया, चावल में स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। तो अब की बार जो हानि हुई यानी कि 30 टन की नारियल की हानि हुई, क्योंकि हमने सबसे बेकार भूमि को जो है पहले ही निकाल दिया था, ठीक है, चावल में लगा दिए थे। अब जो भूमि थी हमारे पास अच्छी थी, तो अब की बार हमने उससे अच्छी भूमि जो है चावल की खेती में लगा दिया है, जिसकी उत्पादकता ज्यादा थी। और इसी तरह अगर हम जैसे जैसे चावल की खेती में अपने नारियल की खेती से जमीन को भूमि को शिफ्ट करते जाएंगे, तो हमारी जो उत्पादन जो अवसर लागत है बढ़ती जाएगी, सीमांत अवसर लागत, ठीक है। हर वाली जो हमारे पास जो हमारी हमें जो त्याग करना पड़ रहा है नारियलों का, वो उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम हर बार हम सबसे अधिक से अधिक भूमि जो अच्छी होगी उसका त्याग करना पड़ेगा। तो इसी की वजह से कहता है कि इस तरह हम कह सकते हैं कि संसाधनों को लगातार एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में स्थानांतरित किया जाता है तो संसाधनों का विशिष्ट उपयोग भंग हो जाता है। विशिष्ट उपयोग कैसे, जैसे वो जो देश था, वो देश की जो भूमि थी वो नारियल के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी थी, ठीक है, विशिष्ट थी। तो क्या वो उपयोग भंग हो गया, ठीक है, वो उपयोग भंग हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उत्पादन की हानि में बढ़ती जाती है, ठीक है। यही कारण है कि सीमांत अवसर लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम संसाधनों को एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में स्थानांतरित करते जाएंगे तो उससे जो होने वाली हानि है वो भी बढ़ती जाती है, ठीक है, सीमांत अवसर लागत बढ़ती जाती है। ये था, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला टॉपिक अपने पास सीमांत अवसर लागत और कुल अवसर लागत में अंतर। सीमांत अवसर लागत और कुल अवसर लागत में अंतर। तो यहाँ सीमांत अवसर लागत क्या है, सीमांत अवसर लागत उत्पादन की हानि तथा लाभ का अनुपात है जब संसाधनों को प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित किया जाता है। हम कैसे निकालते हैं सीमांत अवसर लागत को, हानि बटे लाभ के रूप में निकालते हैं ना, वही अनुपात है, ये अनुपात को दर्शाता है। जबकि कुल अवसर लागत से अभिप्राय उत्पादन की कुल हानि से है, ये कुल हानि को दर्शाता है जब संसाधनों को प्रयोग 1 से प्रयोग 2 में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सीमांत अवसर लागत की प्रति इकाई उत्पादन की लागत को प्रकट करता है। मैंने कहा था कि सीमांत अवसर लागत क्या दर्शाता है कि एक इकाई पर हमें कितनी हानि हो रही है इसको दर्शाता है। तो सीमांत अवसर लागत क्या दर्शाता है, प्रति इकाई उत्पादन की लागत को प्रकट करता है। और कुल अवसर लागत सभी इकाइयों के उत्पादन की लागत को प्रकट करता है, इसके नाम में ही है कुल, तो ये सभी इकाइयों की अवसर लागत को शो करेगा, दिखाएगा, है ना, ठीक।